दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मित्रों, आइए फेसबुक लाइव मेरे साथ अजय पाठक। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि ये 7वीं परिचर्चा बॉयकॉट चाइना की है। लेकिन उसके पहले दोस्तों, आज महान क्रांतिकारी, इस देश में आज़ादी की बिगुल फूंकने वाले पहले योद्धा परम पूज्य बागी बलिया के लाल, जिनका नाम मंगल पांडे जी हैं, हम सभी लोग उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मित्रों, 1867 की पहली क्रांति इस देश में क्रांति के जनक मंगल पांडे जी हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जो सरकारें चली पिछले, उन्होंने मंगल पांडे जी को वो स्थान नहीं दिया जो स्थान उस महापुरुष को मिलने चाहिए थे। आप कल्पना करके देखिए कि अगर वो 1957 में बैरकपुर के अंदर 1444 नंबर का सिपाही, जिसको ये पता चलता है कि गाय की चर्बी के साथ बंदूक में जो गोली भरी जाती है, जब उसको खींचने के लिए मुंह से खींचते हैं तो उसमें गाय की चर्बी रहती है। अपनी सनातन संस्कृति के ऊपर इस तरह का आक्रमण होता देख, उस संत के जो सिपाही के रूप में कार्य कर रहे थे बैरकपुर, कोलकाता के बैरकपुर में, उस सनातनी व्यक्ति के मन में अपने सनातन के प्रति, अपने धर्म के प्रति, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने निर्णय कर लिया कि जिन लोगों ने भी इस तरह का हम सनातनियों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, हमारे धर्म का मखौल उड़ा रहा है, उसको हम बख्शेंगे नहीं। और मित्रों, वो वीर सिपाही ने आज़ादी की बिगुल फूंकी। आप जिस आज़ादी में आज सांस ले रहे हैं, जो लिख पढ़ सकते हैं सोशल मीडिया से लेकर के सब जगह, वो वीर मंगल पांडे जी की देन है। अगर वो ना होते, अगर वो 1857 में आज़ादी का बिगुल नहीं फूंकते तो ये संभव नहीं था, ये आज़ादी संभव नहीं थी। हमको, आपको ये समझने की आवश्यकता है, जो लोग जीवन भर ये नारा देते आए हैं कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। उनको ये भी जानने की आवश्यकता है, आज़ादी की प्रथम लड़ाई में राष्ट्र संत मंगल पांडे जी ने अपने प्राणों की पहली आहुति दी। अगर वो अपने प्राणों की आहुति नहीं देते तो ये देश कभी आज़ाद नहीं होता, आज भी हम गुलाम रहते। लेकिन
साजिशन उस राष्ट्र संत को जिसने अपने प्राणों से के बलिदान से इस भारत माँ को सींचा, उनको साजिशन छोटा कर दिया गया, भुला दिया गया। इन सरकारों ने उनके जन्मस्थली पे भी विवाद खड़ा किया। पिछली जो सरकारें थीं उनकी जन्मस्थली पे भी विवाद खड़ा किया। वो बागी बलिया के रहने वाले थे, लेकिन साजिशन उनको अयोध्या का भी बताया गया। उन्होंने डिस्प्यूट पैदा किया। क्यों किया डिस्प्यूट पैदा? इसके पीछे की उनकी मंशा समझिए। जब डिस्प्यूट होगा तो उनका स्मारक नहीं बनेगा, उनको लोग जानेंगे नहीं, फाइलों में दबा के रख दिया गया। जो स्वतंत्रता का सबसे बड़ा बलिदानी, उसको फाइलों में दफन कर दिया गया। लेकिन मंगल पांडे जी सदियों तक सनातन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले हमारे पूर्वज मंगल पांडे जी सदियों तक हमारे आपके हृदय में प्रज्वलित होकर के ज्वलमान रहेंगे। इन लोगों ने जो भी किया, बहुत कोशिशें की। ऐसे आज़ादी के जो महानायक थे, मंगल पांडे जी जैसे आज़ादी के जो महानायक थे, उनको किनारे करके आज़ादी को हड़पने का काम किया और आज़ादी को हड़प के एक चौखट का गुलाम बना के रखा। आप कल्पना करके देखिए, आज़ादी क्या धोती और लंगोटी से मिली है या लकड़ी से मिली है? जो लोग धोती और लंगोटी और लकड़ी से आज़ादी के पक्षधर हैं, या जिन लोगों ने बताया, जिन लोगों ने ये गाना गढ़ा हिंदुस्तान के जन जन तक पहुंचाने का, उनके मन मस्तिष्क में उतारने का कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हम और आप जब इस तरह की चीज़ों को अपनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो जो क्रांतिकारी हमारे आपके पूर्वजों ने 1857 से लेकर के 1947 तक अपने प्राणों की आहुति दी, हम उनके अपमान में खड़े हो जाते हैं। हम उनका अपमान करते हैं, उनके अपमान में भागीदार होते हैं। आज़ादी कभी भी लकड़ी और धोती से मिल नहीं सकती। आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करना पड़ता है। 1857 की आज़ादी बैरकपुर से स्टार्ट होती है। बागी बलिया के रहने वाले मंगल पांडे जी ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने प्राणों की आहुति से भारत मां को सिंचित किया। वहां से आज़ादी का बिगुल फूका। दिल्ली से लेकर के उनकी क्रांति से जब उन्होंने दो अफसरों को अपनी बंदूकों से लहूलुहान करके धरती पे सुला दिया बैरकपुर के अंदर, वहीं से आज़ादी का पहला बिगुल स्टार्ट हुआ। उन दोनों अफसरों के खून से, अंग्रेज अफसरों के खून से आज़ादी की क्रांति का झंडा बुलंद किया मंगल पांडे जी ने। दिल्ली से लेकर के लंदन तक हिल गया। और लोग बताते हैं 1,83,000 लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी इस भारत मां को आजाद कराने के लिए। और हमें 70 सालों से ये पढ़ाया जा गया, बताया गया
कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल। जिन खड्गों से हमारे लोगों के सिर को धड़ से अलग कर दिया गया, उनके लिए इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता। हम अहिंसा से कभी भी कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहता है। अहिंसा भारत के रग रग में है, लेकिन वीरता भारत का शौर्य है। और आज मंगल पांडे जी का जन्म दिवस है। हम सबको जन्म दिवस को, मंगल पांडे जी के जन्म दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हमारी नई पीढ़ियां मंगल पांडे जी से परिचित ही नहीं है। जो पूर्वज, जो ऋषि हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति देकर इस आजादी को हमको आपको दे के गए, हमारे आपके बच्चे जानते ही नहीं हैं। हमारे आपके बच्चे जानते क्या हैं? अकबर महान था, हुमायूं महान था, बाबर महान था। हमारे आपके बच्चों को वो संस्कृति पढ़ाई जाती है, वो संस्कृति बताई जाती है। हमको आपको अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी है। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं ये हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि जो लोग भी आज फेसबुक से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आज का दिवस आप अपने घर में मंगल पांडे जी के साथ, मंगल पांडे जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके जन्म दिवस को मनाने के लिए आयोजित करिए। बाहर के लोगों को मत बुलाइए। अपने घर में 5 लोगों के साथ, जो भी परिवार के लोग हों, उनके साथ मिलकर के आप अपने बच्चों को ये शिक्षा दीजिए। अपने बच्चों को ये बताइए कि मंगल पांडे जी ने क्या किया। आपको नहीं पता है तो आप गूगल करके देखिए, मंगल पांडे जी की सारी हिस्ट्री उस पर उपलब्ध है। आप उनको बोलिए, आप उनको बताइए कि मंगल पांडे जी क्या थे। इस देश में शिक्षा पद्धति पूरी तरह से बदल चुकी है। मदरसों में उनको आयातें, कुरान, उनकी शिक्षा पद्धति दी जाती है, पढ़ाई जाती है। लेकिन साजिशन मंदिरों से, गुरुकुल से, जो मंदिर गुरुकुल से जुड़े हुए थे, उनको सबको सरकारों ने सरकार के अंडर लेने का काम किया और सभी गुरुकुलों को नष्ट कर दिया। आज़ादी के बाद से गुरुकुल बचे ही नहीं, लेकिन साजिशन मदरसे बच गए और मदरसों में उनकी पढ़ाई लिखाई जारी है। उनको अपने अरबी भाषा से लेकर के कुरान तक पढ़ाया जाता है। हमारे आपके बच्चे अपनी संस्कृति के बारे में जानते ही नहीं हैं। हम और आप या तो क्रिश्चियन स्कूलों में भेजते हैं पढ़ने के लिए, या मुगल कालीन स्कूलों में हम भेजते हैं पढ़ने के लिए। हमको आपको ये जिम्मेदारी लेनी है कि हम और आप अपने बच्चों को अपने घरों में रामायण, गीता, अपने वेद, अपने शास्त्र, अपनी पूजा पद्धति, इन सभी चीज़ों का अध्ययन कराएं, बताएं उनको कि हमारी संस्कृति दुनिया की सबसे महान संस्कृति है। हमारी संस्कृति किसी गुलामी की संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति 6वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी की नहीं है। ये गुलामी का जो दौर था वो हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति
भगवान राम की संस्कृति है, हमारी संस्कृति भगवान कृष्ण की संस्कृति है, हमारी संस्कृति वेदों पे आधारित है, हमारी संस्कृति शास्त्रों पे आधारित है। दुनिया हमसे शिक्षित हुई है, हम दुनिया से शिक्षा नहीं लिए हैं। दुनिया ने हमेशा हमारी सनातन संस्कृति से शिक्षा ली है। हमारे जो महान लोग हैं, आज मंगल पांडे जी का जन्म दिवस है। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है, ये बोलना पड़ रहा है, ये कहना पड़ रहा है कि मुझे लगता है कि ये किसी को पता ही नहीं है। कुछ लोग फेसबुक पे डाले होंगे, सोशल मीडिया पे, थोड़े बहुत लोगों ने उसको लाइक भी किया होगा, लेकिन वो जानते ही नहीं होंगे कि 1857 क्रांति के जनक, जिनकी वजह से हम आज इस आज़ादी में बैठे हुए सांस ले रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि आज़ादी किस कीमत पे मिली है। आज़ादी की कीमत चरखे और धोती और लंगोटी से नहीं मिली है। आज़ादी की कीमत अपने प्राणों के बलिदान से मिली है। हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी। मंगल पांडे ही इस आज़ादी के असली नायक हैं। अगर हम आज़ादी के असली नायक को ही नहीं जान सकते, न जानते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? जिन्होंने सनातन को बचाने के लिए, सिर्फ उनको ये पता चला कि बंदूक में जो गोली होती है उसके अंदर गाय की चर्बी रहती है, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचा कि मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है। अगर इस तरह की चीजें हो रही है तो हम तो जिस संस्कृति में पैदा हुए हैं, इससे अच्छा है कि हम मर जाएं। लेकिन उन्होंने वो रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने ये ठाना कि हम इस देश से अंग्रेजों को भगा के रहेंगे, और पहली क्रांति का बिगुल उन्होंने फूका। बैरकपुर के अंदर 1444 नंबर सिपाही, राष्ट्र ऋषि, परम आदरणीय, परम पूजनीय, परम श्रद्धेय मंगल पांडे जी ने दो अंग्रेजों के लहू से क्रांति की शुरुआत की। और हमको आपको गर्व होना चाहिए। हमको आपको अपने अपने घरों में मंगल पांडे जी की तस्वीरों को लगा करके पूजना चाहिए। अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। ये बताना चाहिए कि आजादी के असली नायक मंगल पांडे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, ये लोग हैं, ना कि धोती और लंगोटी वाले। मित्रों, ये आजादी के षड्यंत्रकारियों को, हमको आपको अपने आने वाली पीढ़ियों को बताना है कि आजादी के नायकों को किनारे करके, कुछ लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा करके, देशद्रोही बता करके उनको जीवन भर भारत में आने नहीं दिया गया। उनकी मौत भी आज मिस्ट्री बनी हुई है, रहस्य बनी हुई है। उस रहस्य से आज तक पर्दा ही नहीं हटा कि आखिर सुभाष बाबू की मौत कैसे हुई। आजादी को हड़प के एक परिवार की चौखट पे बंद कर दिया। हमको आपको अपने बच्चों को ये समझाने, बताने की जरूरत है
आइए मित्रों, मेरे साथ जुड़िए, कुछ लोगों के प्रश्न लेते हैं। आज उस महान क्रांतिकारी, राष्ट्र ऋषि, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय महावीर मंगल पांडे जी का जन्म दिवस है। उस जन्म दिवस को उत्सव के रूप में सभी लोग मनाएं। कुछ लोगों का प्रश्न लेते हैं मित्रों। राघवेंद्र मिश्रा जी लिखते हैं, महान क्रांतिकारी मंगल पांडे भारत के वीर सपूत अमर रहे भैया। आप सब लोग अपने बच्चों को, अपने परिवार में, अपने लोगों को ये बताइए कि महान क्रांतिकारी कौन थे, नहीं तो लोग साजिशन उनको, जैसा मैंने आपको बताया ना, उनकी जन्मस्थली पे भी लोगों ने विवाद किया। आपको विश्वास नहीं होगा तो आप गूगल में जाकर के देखिएगा कि ये विवाद कब खड़ा हुआ और किन लोगों की साजिश के तहत खड़ा हुआ। जिस बागी बलिया के अंदर उनका भव्य स्मारक बना करके पर्यटन स्थल घोषित करना चाहिए था, वहां पे सरकारों ने कुछ नहीं किया। मित्रों, ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। आप इसको छोटी मोटी चीजें मत समझिए। किस तरह से लोगों ने इस चीज में सम्मिलित होकर के इस चीज को बाई इंटेंशन विवाद खड़ा किया। और आप गूगल में डालेंगे तो आपको मंगल पांडे जी का 2 जन्मस्थल दिखाई देगा, एक अयोध्या और एक बलिया। ये जानबूझ करके विवाद पैदा किया गया। ये साजिशन विवाद पैदा किया गया। ये साजिशन, ये सब चीजें हुई उनके प्रति। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि जिनका पूरी दुनिया के लोग उस समय थर्रा उठे थे, जिनकी क्रांतिकारी बंदूक की गोलियां चलने से अंग्रेज दिल्ली से लेकर के लंदन तक थर थर कांपते थे पांडे के नाम से, उनको कुछ लोगों ने आजादी को हड़प करके एक चौखट का गुलाम बना के रख दिया। हमारा जो मूल विषय है उनको श्रद्धांजलि देकर के उस पे आती है। हमारा जो मूल विषय है बाइकॉट चाइना का हमको पूर्ण रूप से बाइकॉट करना है। मित्रों, ये 7वां संवाद है हमारे आपके बीच में। ये 7वां संवाद हमारे आपके बीच में है और चाइना के ऊपर ये आखिरी संवाद है। इसके बाद नए विषयों के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा, एक नए विषय को लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। और वो नए विषय का जो मूल रहेगा उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। नए विषय का जो मूल रहेगा वो सनातन रहेगा। हमारी सनातन संस्कृति क्या है, अगले बार से मैं उसी पे आपके समक्ष आऊँगा कि सनातन कैसे घर घर तक पहुँचे और सनातन को कैसे हर व्यक्ति अपने हृदय में विराजित करके अखंड भारत के स्वप्न को कैसे साकार करेगा। अगली बार से फेसबुक लाइव उस अखंड भारत के स्वप्न को लेकर के, सनातन के स्वप्न को लेकर के होगा और वो लगातार होगा। हर संडे दोपहर 2 बजे हम और आप अगले रविवार से सनातन संस्कृति के लिए जुड़ेंगे, सनातन पे ही बोलने के लिए।
हमको किसी धर्म से कोई बैर नहीं है, लेकिन हमको हमारे धर्म पे सबसे ज़्यादा गर्व है। हमको हमारे धर्म पे, हमारी संस्कृति पे, हमारी सनातन परंपरा पे सबसे ज़्यादा गर्व है। इसी विषय को लेकर के अगली बार से मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा, ठीक इसी टाइम दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक। आइए, जो हमारा ये 7वीं परिचर्चा है, बाइकॉट चाइना, हमारा नारा है, सस्ता लो, महंगा लो, लेकिन चाइना का सामान मत लो। जवान लड़ रहा है बुलेट से, हम लड़ेंगे वॉयलेट से। मित्रों, आपने देखा होगा कि जो लोग, जो भारतीय चाइनीज चाइना को बहुत बड़ा करके दिखा रहे थे, बहुत बड़ा करके पेश कर रहे थे, बहुत बड़ी ताकत के रूप में पेश कर रहे थे, उसको किस प्रकार वर्तमान सरकार ने धूल चटा दिया। किस प्रकार अपने टेंट से लेकर के पेंट तक, पेंट नहीं, टेंट से लेकर के अपनी पैंट तक पकड़ के भागना पड़ा। किस प्रकार पूरी ताकत के साथ भारत के लोग इस वर्तमान सरकार के साथ खड़े हुए और चाइना किस प्रकार से भाग खड़ा हुआ। जो लोग ये प्रश्न खड़ा कर रहे थे, चाइना के साथ मिलकर के चाइनीज भारतीय, कि चाइना 5 किलोमीटर अंदर घुस आया, 10 किलोमीटर अंदर घुस आया, फिंगर 1 2 3 4 5 लेके फिंगर 18 तक बता रहे थे, घुस आया। आज उसके न फिंगर बचे न उसके निंगर बचे, सब गायब हो गया। अब ये जो चाइनीज भारतीय थे, जो किस्म किस्म के बाल और मुंह बना करके मीडिया और सोशल मीडिया में प्रकट हो रहे थे, तमाम तरह की हेयर स्टाइल, और कभी फेस को डार्क कर लेना, कभी लाइट कर लेना, कभी शर्ट की बटन यहाँ तक बंद कर लेना, कभी छोटा कॉलर पहनना, कभी बड़ा कॉलर पहनना, वो सभी चीज़ें अब उनके प्रश्न ही खत्म हो गए। अब वो लोग चाइना के विषय में प्रश्न ही नहीं पूछ रहे हैं। उनके समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर भारत की इतनी भी ताकत थी कि चाइना जैसा देश भग गया। उनको तो लग रहा था कि जैसे 1962 में हमने जगह चाइना को दे दी, 1965 में दे दी, 2004 से 2014 में जिस तरह से 9 किलोमीटर चाइना अंदर घुस आया, उसी प्रकार अभी भी हो जाएगा और हम खूब हो हल्ला करेंगे। पूरे देश के दिमाग में ये बैठ जाएगा, बैठा देंगे कि चाइना ने हमारी जगह हड़प ली। लेकिन इन चाइनीज भारतीयों को ये पता नहीं था कि वहां पे एक सनातनी बैठा हुआ है और उसने बताया कि सनातन की ताकत क्या होती है। किस तरह से जब पूरे देश का सनातन व्यक्ति एक व्यक्ति को अपना शीर्ष चुनता है और उसको राजगद्दी पे बैठाता है, जब एक धर्म पुरुष को, जब एक धर्म ध्वजा लेके चलने वाले व्यक्ति के हाथ में राज सत्ता आती है, तो उस राज सत्ता की ताकत क्या होती है, ये आज सिद्ध हो गया। पूरी दुनिया सनातन धर्म के, धर्म ध्वजा के वाहक
परम आदरणीय वर्तमान प्रधानमंत्री की ताकत को पूरी दुनिया ने पहचाना और नतमस्तक हो गई। चाइना भाग खड़ा हुआ। जिस चाइना को एक घमंड था कि हम जब चाहेंगे तब भारत के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, अब चाइना के लोग वहां प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमारे कितने लोग मार दिए गए और आप बता भी नहीं रहे हैं। हमारे जो भाई बंधु शहीद हुए 20 लोग बिहार रेजिमेंट के, सरकारों ने कुछ नहीं छुपाया। वर्तमान सरकार ने तुरंत बताया, लेकिन चाइना की स्थिति देखिए कि क्या हो गई। मित्रों, दोस्तों, ये जो भारतीय चाइनीज थे, जो प्रश्न पूछने वाले थे, चाइना की तरफ से प्रश्न खड़ा कर रहे थे, आज इनके पास कोई प्रश्न ही नहीं बचा है। इनके समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये चमत्कार कैसे हो गया, कैसे चाइना अपना टेंट और पैंट लेकर के भाग गया, चाइना की कैसे पैंट ढीली हो गई, चाइना कैसे अपना पैंट पकड़ करके भाग गया। इनके समझ में नहीं आ रहा है। टेंट भी उखड़ गए और चाइना के पैंट भी उखड़ गए। ये चाइनीज भारतीयों के समझ में ही नहीं आ रहा है। ये वही लोग हैं, मैं हमेशा बोलता हूं, ये वही लोग हैं, वही वामपंथी विचारधारा के लोग हैं। जब भी देश में युद्ध की स्थिति आती है, आप देख लीजिए सन 47 से लेकर के 1857 से लेकर के पहली क्रांति जो मंगल पांडे जी ने किया, उस पहली क्रांति से लेकर के और अभी प्रेजेंट तक 2020 तक, ये वही जयचंद हैं। ये वही जयचंद की मानसिकता से ग्रसित वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, जो हमेशा युद्ध काल में भारत के खिलाफ, भारत माता के टुकड़े करने के लिए खड़े रहते हैं। ये वही चाइनीज हैं, ये वही चाइनीज भारतीय हैं जो आज प्रश्न पूछ रहे थे। इनके प्रश्नों का उत्तर तो ऐसा मिला कि आज चेहरा गोरे से डार्क हो गया, लाइट से डार्क बना करके घूमने लगे। आज ऐसा चेहरा हो गया। आज मैंने वामपंथियों के ट्विटर को देखा, फेसबुक को देखा, इंस्टाग्राम को देखा, सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म को देखा। एक भी व्यक्ति, एक भी वामपंथी और कांग्रेसी विचारधारा के लोगों ने उस महान क्रांतिकारी जिनका आज जन्म दिवस है, क्रांति के, इस महान क्रांति के पहले जनक परम आदरणीय राष्ट्र ऋषि महावीर मंगल पांडे जी की जन्म शताब्दी पे ना एक ट्विटर किया, ना एक फेसबुक, ना इंस्टाग्राम, कहीं श्रद्धांजलि भी नहीं दिए। ये वही वामपंथी विचारधारा के लोग हैं। इन्होंने आजादी को, जो आजादी मंगल पांडे जी की देन है, उस आजादी को एक परिवार की चौखट में गुलाम करके रखा। इन्होंने बताया कि आजादी लंगोटी और धोती से मिली है, एक लकड़ी की काठी से मिली है। इन्होंने नारा दिलवाया, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अरे मित्रों, दोस्तों, हमको आपको मूर्ख बनाया गया, हमको आपको जलील किया गया, हमको आपको अपने महान क्रांतिकारी पुरुषों के लिए जलानत के शब्द गढ़े गए। 1847 में बैरकपुर में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर राष्ट्र ऋषि मंगल पांडे जी ने आजादी की क्रांति की पहली बिगुल फूंकी। और हमें बताया जाता है कि आजादी तो
धोती और लकड़ी और चरखा चलाने से मिली है। चरखे से आज़ादी नहीं मिलती है, चरखे से सूत काटा जाता है, उससे फांसी का फंदा बनता है। उस फांसी के फंदे से पे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव लटकते हैं इस आज़ादी के लिए। आज़ादी चरखे से नहीं मिलती है। आज़ादी के लिए मंगल पांडे जैसा राष्ट्र ऋषि चाहिए। असली अगर कोई इस देश का महात्मा या इस देश का राष्ट्रपिता है तो वो मंगल पांडे जी। इस देश का अगर कोई असली राष्ट्रपिता है तो मंगल पांडे जी हैं। इसको गांठ बांध के रखो। अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी संस्कृति को ये बताइए कि 1847 में इस क्रांतिकारी बिगुल को फूंकने वाले आज जिनका जन्म दिवस है वो मंगल पांडे जी हैं। अगर वो आज़ादी का बिगुल नहीं फूंकते, वो बैरकपुर में 2 अंग्रेजों की बलि आहुति नहीं देते इस भारत माँ को, तो कभी भी ये आज़ादी संभव नहीं थी। कभी भी आज़ादी संभव नहीं थी। कुछ लोगों का प्रश्न लेते हैं मित्रों। संजय सिन्हा जी का प्रश्न है, देश की विदेश नीति पे सवाल उठाने वाले 50 साल के युवा बालक को क्या भारत मजबूती नहीं दिख रही, जहां पूरा विश्व भारत के साथ चीन के विरुद्ध खड़ा है? संजय जी, आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है, लेकिन कुछ लोगों को तो प्रश्न उठाने की आज़ादी है। ये उसी मानसिकता से ग्रसित लोग हैं जिनको हम वामपंथी विचारधारा के लोग बोलते हैं। इनके प्रश्नों का उत्तर देने की जरूरत नहीं है। इनके प्रश्नों को अपने मन मस्तिष्क में रखना है और उत्तर देने का समय आता है। उचित उत्तर देने का समय आता है। ये जिस तरह से तड़प तड़प के मर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे प्रश्न पूछने वालों को, ऐसे प्रश्न उठाने वालों को हमको, आपको अपने मन मस्तिष्क में रखना है और उचित समय पे, जैसे आपने 2014, 2019 में जवाब दिया, उसी प्रकार 2024 में भी जवाब देना है। यही अपने इनके प्रश्नों को देख करके, इनके प्रश्नों को सुन करके हमको, आपको और सनातनियों को और प्रेरित करता है कि हम और आप और संगठित होकर के और मजबूती के साथ इस वर्तमान सरकार का हाथ मजबूत करें। अगर ये लोग इस तरह के प्रश्न उठाने वाले लोग नहीं रहते तो हमको, आपको चीज़ें पता ही नहीं चलती कि हमारे आपके बीच में छुपे हुए किस तरह के लोग हैं। अच्छा है कि इनकी मनसा सामने आ रही है। और कुछ लोगों का प्रश्न लेते हैं। जगदीश उपाध्याय जी, नमस्कार जगदीश भैया, कैसे हैं? अनूप जी, नमस्कार अनूप जी। राघवेंद्र मिश्रा जी, नमस्कार, कैसे हैं राघवेंद्र जी? सुभाष सिंह जी, नमस्कार फूफा जी, कैसे हैं? सुधा पांडे, साधना पांडे जी, नमस्कार साधना पांडे जी, कैसी हैं आप? मुंबई में सब ठीक है? राघवेंद्र मिश्रा जी, नमस्कार राघवेंद्र जी। संगीता चौहान जी, नमस्कार। धर्मपाल नेता जी, नमस्कार।
संगीता सिन्हा जी नमस्कार। संगीता ताई कैसी हैं संगीता दीदी? बिहार पटना में सब ठीक है? आपको मुबारक हो, आपको नई जिम्मेदारी मिली है, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। नीरज जी नमस्कार। नीरज मिश्रा जी कैसे हैं आप? कुशल मिश्रा जी नमस्कार। कुशल जी कल आपका जन्मदिन था, आप दोनों भाइयों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, व्यस्त रखे। बाबा काशी विश्वनाथ मेरे आराध्य देव आप लोगों को, दोनों भाइयों को जीवन में बहुत ऊंचाई दें और आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। निरंजनी जी नमस्कार। चेन्नई में निरंजनी जी क्या हाल है? नमस्कार निरंजनी जी। निरंजनी जी एक हिंदूवादी संगठन चलाती हैं, उसकी राष्ट्रीय महासचिव हैं, इनको नमस्कार। रोहिणी पंडित जी दीदी नमस्कार। दीदी रोहिणी पंडित दीदी सीनियर पत्रकार हैं, नमस्कार दीदी। और कुछ लोगों का प्रश्न लेते हैं। एक प्रश्न मेरे छोटे भाई अनुज बागी बलिया के रहने वाले पंचदेव शुक्ला जी का है। पंचदेव शुक्ला जी जैसी बलिया की माटी है, उसी तरह के क्रांतिकारी विचार इनका है। उसी बलिया की छाप, उसी क्रांतिकारी बलिया की माटी के सपूत दिल्ली में हैं पंचदेव शुक्ला जी। उनका एक प्रश्न है, मैं लेता हूं उनके प्रश्न को। आज जो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का जीना हराम है, भाई साहब उस पर कुछ बोलिए। पंचदेव जी आपकी बात से मैं एग्री भी हूं और डिसएग्री भी हूं, क्योंकि आपने सिर्फ ब्राह्मणों की बात की है कि विषय को नहीं रखा है कि क्या विषय है, किस विषय पे आप ये बोल रहे हैं। उस विषय को आप रखिए तो उस विषय पे मैं आपको उत्तर दूंगा। मुझे नहीं लगता कि किसी एक घटना दुर्घटना को लेकर के पूरा समाज, पूरा ब्राह्मण समाज नाराज है। कुछ लोग फर्जी ब्राह्मण की आईडी बना करके, जो पंचर बनाने वाले लोग हैं, वो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर फर्जी आईडियां बना करके फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे चला रहे हैं इस वर्तमान सरकार के खिलाफ। अगर आपका विकास दुबे की घटना से कोई लिंक है, उस पर कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मैं उसका उत्तर आपको दूंगा। लेकिन इन जनरल ब्राह्मणों में इस तरह का कोई उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं भी बनारस से हूं, मेरा भी जन्म वहीं हुआ है और मैं अपनी गांव और मिट्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मणों में सरकार के प्रति या उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति कोई इस तरह की भावना या नाराजगी है। आपका कुछ स्पेसिफिक प्रश्न हो तो मैं दूं, तो उसका उत्तर मैं देने की कोशिश करूंगा जो मेरी बुद्धि विवेक है। और कुछ लोगों का प्रश्न लेते हैं। मंगेश भैया नमस्कार, कैसे हैं मंगेश भैया? मदन मोहन मिश्रा, मदन मोहन मिश्रा कैसे हो मदन? मुंबई में स्थिति खराब है, थोड़ा बच बचा करके रहना, परिवार का ध्यान रखना, कहीं आओ जाओ मत, घर से ही अपना कार्य करो। गोल्डी मिश्रा भैया प्रणाम। प्रणाम गोल्डी, कैसे हो गोल्डी? जयशंकर सिंह जी नमस्कार। राकेश तिवारी जी नमस्कार। विपुल केतान जी नमस्कार। दोस्तों आज का दिन, आज का जो समय है, ये चाइना पे, बाइकाट चाइना पे मेरा आखिरी एपिसोड है। इसके बाद अपन, जैसा मैंने अभी जो लोग अभी जुड़े हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं, अगले रविवार दोपहर 2 बजे से फिर हम और आप फेसबुक लाइव आएंगे और विषय रहेगा
सनातन संस्कृति पे हमारा आपका वार्तालाप होगा। हम और आप फेसबुक लाइव आएंगे, हम और आप फेसबुक लाइव होंगे। दोस्तों, आज का ये आखिरी एपिसोड है बाइकॉट चाइना पे। ये हम और आप 7वीं परिचर्चा बाइकॉट चाइना पे किए हैं और चाइना पूरी तरह से वर्तमान सरकार ने उसको घुटनों पे ले आ दिया। पूरी दुनिया आज सनातन संस्कृति के भगवा ध्वज धारण करने वाले परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के पीछे पूरा सनातन तो खड़ा ही है, पूरी दुनिया भी खड़ी है, पूरी दुनिया के लोग खड़े हैं। इसीलिए जो लोग समझते थे कि चाइना बहुत ताकतवर है, चाइना जब चाहे तब भारत को उखाड़ फेंक देगा, जो इस तरह की मानसिकता भारतीय चाइनीज पाले बैठे थे, उनके मंसूबों को सनातनियों ने उखाड़ करके फेंक दिया, स्वाहा कर दिया, आहुति दे दी। और साथ में जो बचे खुचे भारतीय चाइनीज हैं, उनकी भी 2024 में आहुति होगी। इनके प्रश्नों से, इनकी हरकतों से पूरे देश के सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों में अच्छा हुआ कि इन्होंने अपने चेहरे को और अच्छे तरीके से भारत के सामने पेश किया। भारत का एक एक व्यक्ति, एक एक जन ये समझ गया कि ये भारतीय चाइनीज, ये जो भारत में चाइनीज बसते हैं, इनका चेहरा क्या है, इनका रंग क्या है, इनका रूप क्या है, इनकी बोलचाल क्या है, इनकी भाषा क्या है, ये किस भाषा का प्रयोग करते हैं प्रधानमंत्री के लिए। इस देश में सनातन के भगवा को धारण करने वाला जो प्रधानमंत्री बैठा है, उसके प्रति इनकी भाषा क्या है, वो सबके सामने आ गया। दोस्तों, बची खुची चीज़ें 2024 में अपने आप निपट जाएगी। आप देख ही रहे हैं किस तरह का उथल पुथल चल रहा है। जो वामपंथी विचारधारा के लोग थे, धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होते जा रहे हैं, स्वतः ही खत्म होते जा रहे हैं। जैसे ही सनातनी लोगों के अंदर जागरूकता आई, 2014 से जैसे ही उनके अंदर ये जागरण प्रफुल्लित हुआ, स्फुटित हुआ कि ये तो हमारी संस्कृति को पिछले 60-65 सालों में बर्बाद कर रहे हैं, जैसे ही 2014 में जागृत हुआ, ये स्वतः ही समाप्त होने लगी। इनकी बातों का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, इनकी बातों पे हमको नज़रअंदाज करना है, लेकिन अपने दिमाग में रखना है कि किस तरह के प्रश्न खड़ा करते हैं, किस तरह की चीज़ें करते हैं। जो जवाब आपने, जवाब देने का समय है, जवाब देने का समय का इंतज़ार करिए। जब भी युद्ध की एक नीति होती है, युद्ध की एक नीति होती है, वार सही और सोची समझी रणनीति के तहत किया जाता है। तो अब जो ये चाइनीज, जो भारतीय चाइनीज ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, उनके प्रश्नों को आप अपने दिमाग में रखिए। और अभी युद्ध काल का समय आएगा 2024 में, जब 2024 में युद्ध काल का समय आएगा, ईवीएम के थ्रू युद्ध लड़ना है और उस युद्ध को
2014 2019 से भी बड़ा करके दिखाना है। अपने आप ये प्रश्न उठाने वाले लोग स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, स्वतः ही खत्म हो जाएंगे, स्वतः ही इनकी आहुति कर देंगे आप। 2019 में 303 सीटें दे करके आपने इनकी आहुति कर दी। अब आने वाले समय में 2024 की तैयारी करिए। इनके सारे प्रश्नों को आप अपने दिमाग में रखिए। किस तरह के भारत विरोधी प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह के युद्ध काल में भारत के विरोध में चीजें करते हैं, किस तरह की मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। तो ये सब हमको आपको अपने दिमाग में रखना है। और कुछ लोगों के प्रश्न को लेते हैं। राघवेंद्र जी नमस्कार। और कुछ लोगों का प्रश्न हो तो उसका उत्तर देता हूं मैं। जय हो। भैया हैं हमारे बड़े भाई कमल जोशी जी। कमल भैया प्रणाम। कैसे हैं कमल भैया? बहुत दिन बाद आपके दर्शन हुए हैं। आप फेसबुक पे आते रहते हैं। आपका स्वादिष्ट भोजन बहुत करने का मन कर रहा है। मैं जल्दी इतवारी आऊँगा आपका भोजन करने के लिए भैया। बहुत याद आ रही है आपके भोजन की। आपको कोटि कोटि नमन। आप स्वस्थ रहें, ईश्वर से ही प्रार्थना है, बाबा काशी विश्वनाथ जी से। अभिषेक मिश्रा नमस्कार। अभिषेक कैसे हो अभिषेक? संकेत जी नमस्कार। सूरज त्रिपाठी जी नमस्कार। संजय जी नमस्कार। प्रणय जी नमस्कार। नवनीत भैया नमस्कार। पंचदेव शुक्ला जी नमस्कार। किशन गावंडे जी। किशन भैया नमस्कार। कैसे हैं किशन भैया? हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष, कर्मठ और कर्मशील व्यक्ति किशन गावंडे जी। किशन भैया नमस्कार। भारत बी पांडे। भारत भैया कैसे हैं? भारत बी पांडे जी नमस्कार। भारत भैया। भारत भैया बेंगलोर रहते हैं, दिल्ली के हैं, बेंगलोर रहते हैं भैया। बेंगलोर में सब कुछ ठीक है, स्थिति वहाँ भी थोड़ी सी ख़राब है। आप लोग सतर्क रहिए, अपना ध्यान रखिए, भाभी का बच्चों का दोनों ध्यान रखिए और सतर्क और सुरक्षित रहिए। मंगेश भैया नमस्कार। राकेश विपुल पांडे जी नमस्कार। विपुल कैसे हो? सब ठीक है विपुल? रीवा में सब लोग ठीक हैं, घर परिवार में? अमोल राय जी नमस्कार। अमोल भैया। संजय सिन्हा जी का एक प्रश्न और है। नेपाल के कठपुतली शासक में राम जन्म भूमि नेपाल में बता दी, उस पर कुछ कहें। क्या उन्हें हम भारतीयों से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? भैया मैं तो बोलता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी को ये घोषणा कर देनी चाहिए, जो नेपाली प्रधानमंत्री ने बोला है कि भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था, जबकि आज का जो वर्तमान नेपाल है वो हमारा ही हिस्सा है, अखंड भारत का हिस्सा है। वहाँ माता सीता का जन्म हुआ था नेपाल में। जो आज सीतामढ़ी जो जगह है उनकी जन्मस्थली नेपाल में आती है, सीता माता जी की। लेकिन अगर उन्होंने बता ही दिया है कि भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था, तो मेरी योगी आदित्यनाथ जी से एक प्रार्थना है, एक विनती है कि योगी आदित्यनाथ जी हमारे गोरखपुर पीठाधीश्वर, परम पूजनी, यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मैं योगी आदित्यनाथ जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक घोषणा कर दीजिए
कि अब से नेपाल अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आएगा। पूरा नेपाल अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आएगा, क्योंकि भगवान का जन्मस्थल तो अयोध्या है। अगर वो मानते हैं कि भगवान का जन्मस्थल नेपाल में हुआ है, तो योगी आदित्यनाथ जी को एक घोषणा कर देनी चाहिए कि नेपाल जो है वो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आएगा, तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी ओली की। ओली जी भी जो उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है कि आज जाती है उनकी कुर्सी, कल जाती है, परसों जाती है, वो भी समस्या का समाधान हो जाएगा और सभी समस्याएं उनकी भी खत्म हो जाएगी। ये तो मैं एक मजाक में बोला हूँ, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार नेपाल में चल रही है, ये उसी मानसिकता से ग्रसित है। जहाँ जहाँ भी कम्युनिस्ट लोग हैं शासक में, और जब जब भी रहे हैं कम्युनिस्ट शासन में, तो वो संस्कृतियों को कुचलने का, खत्म करने का काम किए हैं। उनका विश्वास हमेशा से अपने लोगों की, दूसरों की बात ही छोड़ दीजिए, अपने लोगों की आज़ादी को कुचलने में रहा है, आज़ादी को ख़त्म करने में रहा है। आप सोवियत संघ क्यों टूटा, मैं उसमें जाऊंगा तो अभी 1 घंटा बोलना पड़ेगा। सोवियत संघ का विखंडन क्यों हुआ, क्यों टुकड़े में सोवियत संघ बट गया? इसी कारण, इसी वामपंथी मानसिकता के कारण। आज चाइना की विस्तारवादी जो नीति है, चाइना जो खत्म होने की कगार पे खड़ा है, चाइना जो अपने देश में लोकतंत्र का गला घोंट दिया। मैंने पहले भी अपने एपिसोड में बोला है, अभी फिर बता दे रहा हूँ, ये वामपंथी विचारधारा के लोग पूरी दुनिया में एक ही जगह इनकी सरकार बची हुई है, वो है चाइना। चाइना में 1989 में ताइवान चौक के ऊपर अपने 10,000 लोगों को, उसमें से लगभग 8,000 स्टूडेंट थे, मतलब छात्र थे, जो वर्तमान सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। ये चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने ताइवान चौक पे आर्मी का टैंकर मंगा करके, आर्मी की गोलियों से भुनवा करके 10,000 लोगों की हत्याएं करवाई, और जब लोग मर गए तो उनके ऊपर आर्मी का टैंकर चढ़ा दिया। ये इस तरह की मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। वही मानसिकता से ग्रसित आज नेपाल में सरकार बनी है। ये ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार नहीं है। ये चाइना के इशारे पे जो सरकार चल रही है, आप देख लीजिए, रोज नेपाल के अंदर विद्रोह हो रहा है, रोज उथल पुथल है। ये सरकार कुछ ही समय की है, कल गिर जाए, परसों गिर जाए, महीने भर में चली जाए। हमारे यहाँ तो बोला जाता है, रामद्रोही ममद्रोही। जो राम का द्रोही है वो मेरा द्रोही है, वो बचने वाले नहीं हैं, अपने आप समाप्त हो जाएंगे। रही बात भगवान श्री राम की, तो आप देख रहे हैं अयोध्या में 550 बरस के आक्रमण के बाद इस देश में सनातन का उदय हुआ। 550 बरस आक्रमण के बाद इस देश में सनातन का उदय हुआ है, और उस उदय को हमको, आपको सदियों तक बरकरार रखना है। आप कल्पना कर सकते थे, आप ये कल्पना कर सकते थे क्या
550 बरस से हमारे आराध्य देव भगवान राम टेंट में थे। उसमें से भी 70 से लेकर 100 बरस तो ऐसा था कि वो टेंट में भी नहीं विराजमान रह पाए। ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। हमको आपको ये गर्व होना चाहिए कि हम और आप, हमारे पूर्वजों ने अयोध्या के लिए 550 वर्षों में जो बलिदान किया है, उसका ये नतीजा है कि आज हम और आप उस भव्य अपनी संस्कृति को बनते हुए अयोध्या में देख रहे हैं। नहीं तो ये कभी कल्पना कर सकते थे क्या? कभी सोच सकते थे क्या? जो लोग अदालतों में पैरवी करने जाते थे भगवान राम के विरोध में, आज वो लोग मुंह छुपाए फिर रहे हैं। उनको मुंह दिखाने की ताकत नहीं बची है। हमारे आप के लिए ये बहुत गर्व का विषय है। आपको पता नहीं होगा, आप फिर से गूगल करिए, गूगल करके देखिए कि 550 बरस में कितने लोगों ने अयोध्या में अपने प्राणों की आहुति दी है। मेरे हिसाब से, मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो जाना है, 5.5 लाख लोगों ने, लगभग 5.5 लाख लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है अयोध्या के लिए। तब जाकर के वो संस्कृति बची। आप कल्पना करिए, जब कार सेवा करने के लिए लोग गए, तो जो लोग आज ब्राह्मणों के पक्षधर बन रहे हैं, उनके विषय में फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे चला रहे हैं। आप सोच के देखिए कि जो वर्तमान सरकार थी कार सेवकों के ऊपर, निहत्थे कार सेवकों के ऊपर किस तरह की गोली चलाई गई। और अयोध्या बोलते हैं, अयोध्या का सरजू नदी के पुल पे दोनों तरफ से घेर के जब गोलियां चली, तो पूरी सरयू नदी का पानी लाल हो गया। आज इतना बड़ा निर्णय आया भगवान राम के मंदिर का, एक पूरे देश में कोई चू नहीं कस पाया, एक प्रतिक्रिया नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? ये सनातन संस्कृति की ताकत थी कि आपने अपने ध्वज के ध्वजारोहण करने वाले व्यक्ति को उस पद पे बैठा रखा है, विराजमान कर रखा है। इसलिए देश में एक भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। नहीं तो आप कल्पना करके देखिए कि जब कार सेवा हुई तो कैसे हिंदुओं का खून बहाया गया, कैसे लहूलुहान करके सरयू के पानी को लाल कर दिया गया। और आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। किसी की इस भारतवर्ष में चूं करने की हिम्मत नहीं है। क्यों है ऐसा बदलाव? क्यों आया? क्यों कि आप एक साथ खड़े हो गए, अपनी संस्कृति के लिए खड़े हो गए। आपने ऐसी सरकार चुन के दी, ऐसी सरकार को 2014 से बैठाया आपने। आपकी ताकत का आपको एहसास हुआ, इस कारण ये सब चीजें संभव हो पाई। इस ताकत को लोग विखंडित करने की, खंड खंड में बांटने की तमाम कोशिशें करेंगे, तमाम तरह की चीजें हमारे आपके बीच में फैलाएंगे। कभी कोई अपराधी मारा जाएगा तो उसको अपनी जाति से जोड़ेंगे। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। जो लोग अपराधी को अपनी जातियों से जोड़ करके देख रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि उस अपराधी ने अपने ही जाति के 6 लोगों की हत्याएं की थी। उस गांव में रहने वाले लोगों की स्थिति, मनोस्थिति को देखिए। वहां पे 15 बरस के ऊपर की बहन बेटियां उस गांव में रहना नहीं चाहती थी।
लोग अपनी बहन बेटियों को उस गांव में उस आताताई के डर के मारे रखते नहीं थे, और आज लोग एक जाति विशेष के नाम पे आईडी बना करके हमको, आपको, सनातन को, सनातन संस्कृति पे प्रहार कर रहे हैं, एक अपराधी की आड़ लेकर के। हमको आपको इनके छलावे में फंसना नहीं है। ये छलावा है इनका, ये किसी जाति के प्रति इनका प्रेम नहीं है। किस प्रकार से एक जाति हमारे प्रति आ जाएगी, उसके अंदर नफरत हो जाएगा, तो कैसे हम वोटों को डिवाइड करके सत्ता का लूट करेंगे और फिर उन्हीं जाति विशेष के ऊपर गोलियां चलवाएंगे। मुझे याद है 2017 से पहले उसी उत्तर प्रदेश में 650 एक ही जाति के लोग मारे गए थे। तब ये जाति का रोना रोने वाले लोग अपने घरों में चुपचाप बैठे थे। आज एक अपराधी के लिए अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। अपराधी अपराधी होता है, उसकी मानसिकता सिर्फ अपराध की रहती है, और अपराध का दंड, जिसने 10 हत्याएं की हो, उसका दंड माफी नहीं है। वो किसी प्रकार भी मारा गया, मारा जाना ही उसका सबसे बड़ा दंड है। मित्रों, ये फर्जी आईडी बनाने वाले, ये पंचर लगाने वाले लोग फर्जी आईडी बना करके एक जाति विशेष के खिलाफ जहर उगलने का, उनको उनके प्रति सहानुभूति पैदा करने का काम कर रहे हैं। हमको आपको इनके छलावे में फंसना नहीं है। आप याद करिए 2017 से पहले का डाटा उठा करके देखिए, जिस जाति की आईडी बना करके हमको आपको बरगलाने का काम कर रहे हैं, उसी जाति के 650 लोगों की हत्याएं हुई, और ये बता रहे हैं कि इस तरह से हुआ। हमको आपको इनके छलावे में आना नहीं है। ये तड़प रहे हैं, ये हमको आपको सनातन संस्कृति को टुकड़ों में बांटने की चाल चल रही है। इसमें फंसना नहीं है, इसमें आना नहीं है। मित्रों, अगले रविवार हम और आप सनातन के ऊपर ही जुड़ेंगे, सनातन संस्कृति के ऊपर ही हम और आप परिचर्चा करेंगे। सनातन को ही हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सनातन संस्कृति ही हमारी प्राण वायु है, सनातन संस्कृति ही हमारी पहचान है, सनातन संस्कृति ही हमारे आपके भविष्य को तय करती है। सदियों से जिन सनातन संस्कृति के हम ध्वजवाहक रहे हैं, उसी सनातन संस्कृति को आगे लेकर के चलना है। और अगले रविवार को हम और आप पुनः इसी टाइम, इसी समय जुड़ेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ की जय। नमस्कार।